So question number 7.7. Two particles, each of mass m and speed v, travel in opposite direction along a parallel line separated by a distance d. एक ऐसा जा रहा है, दो पार्टिकल है, पैरेलल लाइंस में जा रहे हैं. एक ऐसा जा रहा है विथ स्पीड v, मास m. दूसरा ऐसा आ रहा है विथ स्पीड v, मास m. ओके, दो पैरेलल लाइंस है. पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस दे रखा है हमें डिस्टेंस दे रखा है d. Show that the angular momentum vector of the two particle system is same whenever whatever be the point about which the angular momentum is taken. Angular momentum मैं कोई भी point से ले लूं, ओके, उन सभी point के लिए angular momentum same आएगा, ये हमें प्रूव करना है. तो क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या कर लेते हैं, काम करते हैं. यहाँ पे मैं x एक्सिस y एक्सिस बना देता हूँ. ओके, मान लो ये हमारा x एक्सिस एंड y एक्सिस है. कोई भी रैंडम पॉइंट के अराउंड ले लेता हूँ तो भी मोमेंटम सेम आएगा. यहाँ तो मैं इधर ओरिजिन बना रहा हूँ. स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर. ओके, सो मैं ओरिजिन और इस ओरिजिन के अराउंड मोमेंटम फाइंड कर लेता हूँ. तो इस ओरिजिन के अराउंड मोमेंटम फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या आएगा, दिस विल बी अ डिस्टेंस. कितना, ये डिस्टेंस कितना होगा, r1 बोल देता हूँ. ये डिस्टेंस कितना बोल देता हूँ, r2. कोई डाउट इसमें? दो पॉइंट ले लिए मैंने, r1 और r2. ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया. ये इस डायरेक्शन में जा रहा है विथ वेलोसिटी v, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है विथ वेलोसिटी v. तो अब लोग बता दो भाई, पहले का मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम पहले का कितना आ जाएगा. तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, r क्रॉस mvr perpendicular. यार, या फिर मैं बोल सकता हूँ r क्रॉस p. तो मतलब r और जो उसका लीनियर मोमेंटम है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहाँ पे तुम देख सकते हो बेटा कि ये r1 इंटू ये तुम्हारा v है. सो उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये वाला होगा. दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर है ऐसा बोल सकता हूँ, राइट. सो ये आ जाएगा r1 परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय mv. ये पहले वाले का आएगा. ओके, दूसरे वाले का निकालना है L2. तो वो क्या आएगा, r2 क्रॉस p. तो ये आ जाएगा r2 परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय mv, मास इनटू वेलोसिटी. सो r2 परपेंडिकुलर क्या आएगा, r2 परपेंडिकुलर मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा. हाँ, L1 का, ये L2 का. अब एक बात बताता हूँ बेटा, इसकी बहुत मैटर करेगी, इसकी डायरेक्शन मैटर करेगी. तो ये मेरा r1 जो है मैं उसको बोल सकता हूँ कि दिस इज अवर r1. अगर वेक्टर बनाऊं तो यहाँ पे बना सकता हूँ r1, और ये जो वेक्टर है ये मेरा r2 वेक्टर जा रहा है डायरेक्शन के हिसाब से. एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p. डायरेक्शन कैसे पता चलती है बेटा, r क्रॉस p की, राइट हैंड रूल लगा के. r और p की मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में, r क्रॉस p मतलब इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी. हाँ या ना, r क्रॉस p डायरेक्शन आएगी. इसकी अगर मैं बात करूं तो r क्रॉस p बाहर की तरफ डायरेक्शन आएगी. मतलब एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा. कोई डाउट? एक जो होगा पॉजिटिव, दूसरा जो होगा नेगेटिव. तो मैं नीचे वाले को नेगेटिव लिख रहा हूँ, ऊपर वाले को पॉजिटिव लिख रहा हूँ. तो ये आ जाएगा माइनस mv इंटू r परपेंडिकुलर, r2 परपेंडिकुलर. ये आ जाएगा mv इंटू r परपेंडिकुलर, r1 r परपेंडिकुलर. समझ में आ रहा है ये? कोई डाउट इसमें? टोटल मोमेंटम जो होगा वो कैसे निकालेंगे, दोनों का एडिशन करके L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर. L1 वेक्टर कितना है, mv इंटू r1 परपेंडिकुलर, माइनस हो जाएगा बिकॉज ये माइनस है, mv इंटू r2 परपेंडिकुलर. mv कॉमन निकाल लेते हैं, क्या आएगा, r1 परपेंडिकुलर माइनस r2 परपेंडिकुलर. तो ये कितना आया, mvd. mv r1 परपेंडिकुलर मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस. r2 परपेंडिकुलर मतलब इतना डिस्टेंस. तो r1 परपेंडिकुलर माइनस r2 परपेंडिकुलर करोगे तो क्या मिलेगा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा d. तो ये आ जाएगा mvd.
समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. 7.7 था। तो चाहे मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, मैंने ये पॉइंट लिया मतलब ये एक रैंडम पॉइंट है, ऐसा कोई भी तुम पॉइंट ले लोगे, फाइनल रिजल्ट तुम्हारा mv इंटू डी ही आने वाला है। ओके चलो आगे बढ़े। सर एक मिनट नोट करने। हाँ नोट कर लो। हो गया नोट? हो गया बेटा? Yes, sir. ओके चलो अब आगे हेडिंग डाल देते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत नहीं है ना, या 2-3 करने हैं कुछ न्यूमेरिकल? थोड़े बहुत कर लेते सर। काइनेटिक एनर्जी पे करना है। ओके काइनेटिक एनर्जी पे कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ओके चलो काइनेटिक एनर्जी पे कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हेलो आवाज आ रहा है? अच्छा न्यूमेरिकल्स करने आवाज बेटा? हाँ सर आ रहा है। यस सर। हेलो ओके चलो तो कुछ न्यूमेरिकल्स हमको करने थे। ओके काइनेटिक एनर्जी पे न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा इसके अंदर जो तुम्हारा 17.17 है वो हो गया, 17.17 कर लिया, 7.17 हाँ सर। हो गया ना वो तो। ओके और एक और वाला जो था ना फोर्स वाला एक था, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट कहाँ गया? यस क्वेश्चन नंबर 14 हो गया बेटा सबका। लीनियर हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ रोड Yes, sir. वो सब हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया सबका। ओके चलो तो काइनेटिक एनर्जी पे एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से एक रॉड है। ओके एक रॉड है जिसका लेंथ दे रखी है L, मास दे रखा है M, इसको मैंने यहाँ से पिवोट किया हुआ है। ओके यहाँ से पिवोट किया है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। रॉड जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ओके और यहाँ पे हमने कुछ फोर्स लगाया, यहाँ पे हमने कुछ ऐसा फोर्स लगाया एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री या फिर एट एन एंगल थीटा। ये मैंने कुछ फोर्स लगाया एट एन एंगल थीटा। ओके तुम्हें फाइंड करना है कि इसकी वजह से 5 सेकंड के बाद इसकी वजह से क्या हमको काइनेटिक एनर्जी रॉड की मिलेगी। सिंपल क्वेश्चन, जैसे पहले किया वैसा ही है। यहाँ से मैंने इसको पिवोट किया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब अगर मान लो ये रॉड है, ये जो एंगल दिखा रहा है वो ऐसा दिखा रहा है। यहाँ से समझ में आ रहा है? मैं इसको ऐसा रोटेट करने की चाह रहा हूँ, यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ ऐसा, नीचे से नहीं लगा रहा हूँ। इसको यहाँ से पिवोट किया है, mg नहीं लेंगे बिकॉज वो तो नीचे खींच रहा है, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये ऐसा रोटेट होने वाला है। आ रहा है समझ में? अरे समझ में आ रहा है? हाँ ना जल्दी बोलो। Yes, sir. मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ विथ एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ। सबको दिख रहा होगा? तुम्हें फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर t सेकेंड्स। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर t सेकेंड्स। ओके सारा मतलब जनरल फॉर्म में ही हमको फाइनल आंसर निकालना है, कुछ वैल्यू नहीं रख रहा है। जल्दी से ट्राई कर लो, जल्दी से आंसर निकाल दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके तुम्हें फाइंड क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी आफ्टर t सेकेंड्स। सर किसके Done, टर्म्स sir. में? इससे पिवोट किया बेटा, इससे पिवोट किया है। Done sir. हो गया? ओके लेंथ L दे रखी है, मास ऑफ रॉड M दे रखा है, एक ही फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, काइनेटिक एनर्जी t सेकंड्स के बाद निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कर ले ट्राई।
कर दूं मैं, कर दूं या टाइम दे रहा हूं? जिसका बेटा हो गया ये क्वेश्चन, वो एग्जाम्पल 7.15 करना है। जिसका ये क्वेश्चन हो जाए वो एग्जाम्पल 7.15 करेंगे एनसीईआरटी में से। अगर नहीं हुआ है तो कर दो। डन, ओके। एग्जाम्पल 7.15 पेज नंबर दे रखा है 171। जिसका ये हो जाए वो लोग ये करना स्टार्ट करो। 171 पेज नंबर पे एग्जाम्पल 7.15। ये सबका हो गया। अब ट्राई करवा दूं मैं। चलो तो बेटा पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी तरह ये भी सेम क्वेश्चन दिया है, जैसे इसमें हमने एक रॉड ले लिया। ओके, हमने एक रॉड ले लिया, पहले दो नॉर्मल मास दिया था। तो रॉड लेने से डिफरेंस ये हो जाएगा कि तुम्हारा आई तुम्हें पहले से पता है इस एक्सिस के अराउंड। ओके, चलो पहले थीटा एक फोर्स लग रहा है ऐसा, तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। तो एक फोर्स लगेगा ऐसा और दूसरा फोर्स लगेगा ऐसा। बताओ दोनों में से कौन इस पे टॉर्क क्रिएट करेगा? साइन थीटा। F sin theta. परपेंडिकुलर वाला फोर्स टॉर्क क्रिएट करेगा। तो ये थीटा है तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा का जनरल हमके कुछ काम का नहीं है। क्यों काम नहीं है बेटा एफ कॉस थीटा का? बिकॉज उससे कुछ टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होने वाला। हमको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, उसके लिए हमें अल्फा चाहिए और अल्फा के बाद ओमेगा चाहिए। तो भाई टॉर्क हमारे पास आ गया कितना? एफ इंटू एल इंटू साइन थीटा, ये तुम्हारा टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क का मैं इक्वेट कर लेता हूँ आई अल्फा के साथ। आई कितना है बेटा इस एक्सिस के अराउंड? आई कितना होता है? ml square by 3 3 होता है इंटू अल्फा। ओके, तो ये आ जाएगा एफ एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3f x sin theta साइन by m। थीटा डिवाइडेड बाई m इंटू एल। एक बार l कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। जैसे ही हमारे पास अल्फा आ गया, इनिशियल ये रेस्ट पे मारते हैं। हाँ बोलो। सर हम वैसे कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन फिर F डॉट डी थीटा। यस बेटा, उससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, पर वो अभी हम लोगों ने डिराइव नहीं किया, इसलिए हम लोग बेसिकली कर रहे हैं। ओके, चलो तो ये अल्फा लग रहा है 3f साइन थीटा बाय एम एल मिल गया। अगर अल्फा मिल गया तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है। ओमेगा नॉट 0 है तो तुम्हारा ओमेगा आ जाएगा अल्फा इंटू टी। अल्फा है 3f साइन थीटा, उसी के साथ में टी को भी मल्टीप्लाई कर लूँ डिवाइडेड बाई एम एल। ये तुम्हारा ओमेगा आ गया। जैसे ही तुम्हारा ओमेगा आ जाए उसके बाद क्या कर लो? काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, हाफ आई ओमेगा से। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ इंटू आई। आई की जगह पे मैं लिख लेता हूँ एम एल स्क्वायर बाई 3, ये तुम्हारा आई है, इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो 9f स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर एल स्क्वायर। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 से एक बार कैंसिल करोगे तो 3 आएगा, तो ये आ जाएगा 3f स्क्वायर, m भी कट हो जाएगा एक एक बार। सो 3f स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर, डिवीजन में आ जाएगा 2, m से एक बार m कट हो गया 2m। सही है, यही आया सबका। सबका बेटा ये आंसर आ रहा है काइनेटिक एनर्जी का 3f स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर बाई 2m। कोई डाउट? सर तो हाँ 9 बोलो। स्क्वायर 81। mg का टॉर्क नहीं लगेगा? हाँ, mg का टॉर्क नहीं लगा रहे हम लोग, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैं रोटेट करवा रहा हूँ। आया समझ में? मैंने पहले बताया कि इसको मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करवा रहा हूँ। मतलब mg भले ही लग रहा है पर उसका नॉर्मल भी एक तरह से लग रहा है, तो वो बैलेंस हो जा रहा है, ऐसा मान के चल रहा है इस क्वेश्चन ओके में। सर। ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसमें इसको रोटेट करवा रहा हूँ। वर्टिकल प्लेन में रोटेट होता तो mg का भी टॉर्क लगता। ओके, चलो हो गया ये। सर 7.15 डन। 7.15 डन। सर 2 मिनट कर रहे हैं। सबका बेटा ओके, कर लो 7.15 कर लो।
7.15 कर लो, इसको तो हटा दूं, ये सबका कंप्लीट। सेवन 7.15 हो गया या मैं करवाऊं? सर दो पार्ट हो गए। 2 पार्ट हो गए, तीसरा कर लो। ओके बेटा, खुद से करना है। सॉल्यूशन फिजिक्स में देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके चाहे तुम कोई भी जगह से देखो, सॉल्यूशन देखोगे तो खुद से कुछ करने का मतलब नहीं बचेगा। तो पहले खुद से ही करना है। सॉल्यूशन देखने पे आंसर पता ही नहीं चलने वाला तुमको फिजिक्स में, इसलिए फिजिक्स तुम्हें टफ लग रहा हो। 7.15 में एक ही पार्ट है ना? 7.15 बेटा एग्जाम्पल का मैंने बताया, फाइनल वो नहीं, एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल का 7.15 करना है। ओके सर क्या बी दे रखा पार्ट है? सॉल्व हाँ। करना। बी हो रहा है नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। डन पूछा है, नहीं हो रहा है। ओके कोई बात नहीं, बी पार्ट अभी मत करो, सी पार्ट कर लो। फाइंड आल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट, अज्यूम दैट दैट इज व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। काइनेटिक एनर्जी वाले कर लो, वर्क डन हम लोग आज देखेंगे। सर काइनेटिक एनर्जी 50 जूल। 50 जूल आ रही है काइनेटिक एनर्जी, यस। सर आपने बी पार्ट का क्या कहा? मेरे में वॉइस स्टक हो रहा है थोड़ा। बी कार्ड का छोड़ दो, बी पार्ट छोड़ दो, मैं वर्क डन अभी करवाऊंगा, उसके बाद करेंगे। ओके 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 7.15 काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ कर लो, वर्क डन हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा। आज अभी जो मेन करना है वो वर्क डन बाय टॉर्क, तो ये वाला टॉपिक कर रहे हैं। चलो हो गया, ट्राई कर लिया। सर रिंग है मतलब रिंग होगी ना? क्या बोल रहे हो बेटा? रिंग है व्हील की तो रिम मतलब रिंग नहीं, ऑफ अ फ्लाई व्हील दे रखा है बेटा, फ्लाई व्हील दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? फ्लाई इसमें व्हील क्या क्वेश्चन में दे होता है? रखा है इट इज अ फ्लाई व्हील। अच्छा फ्लाई व्हील में बता देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। चलो ये क्वेश्चन थोड़ी देर बात कर लो, पहले ये फ्लाई व्हील का एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। फ्लाई व्हील देख लो क्या होता है और किस लिए काम आता है। सर ओके अगर तुमने बेटा कहीं पे मशीन, हाँ हाँ सर पार्ट सी वाले में ना ओमेगा फाइनल कैसे फाइंड करना है ना, वो बताओ ना। करवा देता हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाओ, पहले Okay. ये कर लेते हैं, फ्लाई व्हील कर लेते हैं। ओके फ्लाई व्हील क्या होता है बेटा? तो कोई भी जैसे कार है या फिर ऐसा कहीं पे भी जो रोटेशनल मोशन कर रहा है, जैसे कार के व्हील्स रोटेशनल मोशन कर रहा है, टरबाइन रोटेशनल मोशन करता है, तो ऐसे सारे चीजें जिसमें रोटेशनल मोशन हो रहा है। ओके उसका जो शाफ्ट होता है जिसको हम रोटेशनल मोशन दे रहे हैं, उसके ऊपर एक बड़ा सा व्हील लगाया जाता है। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? ये मेरा जो शाफ्ट है उसके साथ एक बड़ा सा व्हील लगाया जाता है। मैं इसको हॉरिजॉन्टली देख रहा हूँ इसलिए मेरे को ये व्हील ऐसा दिख रहा है। ओके ये व्हील लगाने से क्या होगा? ओके ये जो रोटेशन हो रहा है वो इस तरह से रोटेट हो रहा है। ये व्हील लगाने से क्या होगा? तो भाई व्हील लगाने से हम लोग आई को इंक्रीज करते हैं, हाँ या ना? यस सर। समझ में आ रहा है? व्हील लगाने से मैं क्या कर रहा हूँ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा रहा हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों बढ़ाते हैं? उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरह से किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? लीनियर की बात करें तो किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? मास का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। आ रहा है समझ में? तो जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि मास भी ज्यादा है। समझ में आ रहा है? ऐसा कंसिडर करने का मतलब है कि लीनियर के लिए वो मास बढ़ रहा है। ओके अब एक तरह से जिसका मास ज्यादा है वो इनर्शिया ज्यादा, ऐसा बोलते हैं हम लोग। मास ज्यादा का मतलब इनर्शिया
इनर्शिया ज्यादा। आ रहा है समझ में? कि Yes, sir. इनर्शिया क्या होता है, सबको पता है, ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट पता है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इट इज अ रेजिस्टेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसको मोशन में लाना है तो वो उसको रेजिस्ट करता है। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उसको अगर रेस्ट पे लाना है तो वो उसको रेजिस्ट करता है। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। स्टेट ऑफ मोशन में जो चेंज आ रहा है उसको रेजिस्ट करने का काम इनर्शिया करता है। इनर्शिया इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन मास, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ बोलते हैं, जो आई बोलते हैं, इस तरह का क्या है, आई जो वो भी एक तरह से क्या है, इनर्शिया का वर्क कर रहा है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उस रोटेशन को रोकने के लिए तुम्हें ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है? उस रोटेशन को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, तभी वो रुकेगा। छोटे मोटे टॉर्क लगेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। तो बेटा जहाँ जहाँ मशीनरी का बात होती है, जहाँ पे भी मशीनरी की बात करते हैं, जहाँ एक बड़े से टरबाइन की बात करते हैं, ओके, तो जो टरबाइन है वो कंटिन्यूअस रोटेशन होना चाहिए। अगर टरबाइन का कंटिन्यूएशन रोटेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से नहीं बनेगी। ओके, उसके अंदर भी प्रॉब्लम आएगा। तो टरबाइन का कंटिन्यूएशन रोटेशन के लिए हम लोग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा देते हैं। उससे क्या होगा कि एक बार टरबाइन रोटेट होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। पहली बात, उससे हमको बेनिफिट क्या मिलता है कि उससे अगर मान लो फ्यूल में कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब थोड़े टाइम तक हम लोग फ्यूल का कंजम्पशन कम भी कर रहे हैं, तो भी उसका रोटेशन एक कांस्टेंट स्पीड से होता रहेगा। समझ में आ रहा है ये? ओके, तो कोई भी ऐसे रोटेशनल करते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बढ़ाने का ट्राई करते हैं, और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने के लिए हम लोग एक बड़ा सा रिंग लगाते हैं, एक डिस्क लगाते हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है फ्लाईव्हील। ये क्या करेगा? कंटिन्यूअस मोशन करने में हेल्प करेगा। Sir, disc या ring? आया समझ में बेटा? हाँ, एक डिस्क लगा रहे बेटा, रिंग नहीं Okay, sir. है, एक डिस्क जैसा है जिसको हम फ्लाईव्हील कहेंगे। समझ में आ गया ये? यस। Yes, sir. ओके, सो फ्लाईव्हील का काम है कंटिन्यूअस मोशन करते रहना। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करने का काम है। चलो क्वेश्चन नंबर 7.15, एग्जांपल 7.15 देख लो। क्या है क्वेश्चन में? सो हमारे पास एक फ्लाईव्हील है माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद अ फ्रिक्शनलेस बियरिंग, और इस पे फोर्स लग रहा है। अ कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वाउंड अराउंड अ रिम of a flywheel of mass 20 kg and radius 20 centimeter. A steady pull of 25 Newton is applied on the cord. मतलब ये ऐसा फ्लाईव्हील, इसके अराउंड हम लोगों ने रोप लटका के रखी है और उसको हम 25 न्यूटन से खींच रहे हैं, राइट? ऐसा दिया हुआ है। इसका मास दे रखा है लेट्स से m, और रेडियस दे रखा है r। हमको mr लिख रहे हैं, बाद में हम लोग उसको वैल्यू पुट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लाईव्हील। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा भाई? जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन, डिस्टेंस कितना है r, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? F इंटू आर, r क्रॉस F इंटू आर बोल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई r। ओके, इसको मैं F इंटू आर ही लिख लेते हैं। सो F इंटू आर, इसको मैं लिख सकता हूँ I इंटू अल्फा के साथ, तो यहाँ से अल्फा मिल जाएगा, अल्फा आ जाएगा FR डिवाइडेड बाई I। I क्या है बेटा? ये डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2। ओके, सो आ जाएगा F इंटू आर इंटू एम आर स्क्वायर अपॉन 2 चला जाएगा ऊपर, r से एक बार r कट गया, 2F बाई एम आर, 2F बाई एम आर। ये तुम्हारा क्या आया? एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, 2F बाई एम आर। कोई डाउट? हेलो, आवाज नहीं आ रहा बेटा? ओके, 20 kg इंटू 20 सेंटीमीटर। सो 20 kg, रेडियस दे रखा है 0.2 मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। 2 से 2 कैंसिल। ओके, तो आ जाएगा कितना? 25 डिवाइडेड बाई 2 बाई 10, 10 चला जाएगा ऊपर, 2 से कैंसिल करेंगे, 12.5 इंटू 10 आ जाएगा 125।
ओके तो 125 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सर अपॉन 20 है ना? सर 12.5 है। 20 का अच्छा सॉरी 10 into 2 सॉरी ओके 25 डिवाइड बाय 0.2 मतलब 25 into 10 भी है यहाँ पे, तो यहाँ 25 by 2 आ जाएगा 12.5। समझ में? ओके सो ये हमारा कोई डाउट इसमें? नो। हमारा अल्फा आ गया। वर्क डन हम बाद में देखेंगे। ओके वर्क डन जो बी वाला है, फाइंड द वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ कॉर्ड इज अनवाइंडेड। तो वर्क डन हम बाद में देखेंगे, वरना बहुत सिंपल है, जो फोर्स लग रहा है उसको ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 मीटर से, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन अगर बेसिक तुम लोगों ने पढ़ाई हुआ है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। फोर्स लगा रहा है कितना 25 और ये कितना नीचे आ गया, तो क्वेश्चन में दे रखा है इसको 2 मीटर तक नीचे खींच दिया, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर का, तो वर्क डन भी लिख सकता हूं मैं 50 जूल। आया समझ में ये वर्क डन के बारे में? ओके नॉर्मल वर्क डन ही पूछा है। उसका थर्ड सी पार्ट देखो, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट, अज्यूम दैट द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अज्यूम दैट व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब व्हील इनिशियली रेस्ट पे था 0 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तब से स्टार्ट होके तुम्हें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। ओमेगा नॉट जो दे रखा है वो दे रखा है 0 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा तुमने निकाल लिया 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये अल्फा हो गया, ये ओमेगा नॉट आ गया। उसके बाद क्या है, उसका तुम्हें पूछा है कि भाई 2 मीटर जब तक नीचे चल जाए, राइट, तब तक के लिए तुम्हें क्या फाइंड करना है, तब तक के लिए तुमको फाइंड करना है कि ओमेगा कितना आएगा, राइट। सॉरी ओमेगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, तो उसके लिए ओमेगा चाहिए। आ रहा है समझ में यहाँ तक? Yes. चलो तो उसके लिए कैसा करेंगे बताओ, क्या करें? उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो ये कितना घूम रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या अल्फा कांस्टेंट रहेगा, हाँ या ना? पहली बात बताओ, क्या हाँ। अल्फा कांस्टेंट? Yes. यस ओके पता कांस्टेंट रहने वाला है, चलो ओके बिकॉज कांस्टेंट पूछ लग रहा है। अब एक बात बताओ कब तक चाहिए, तो बेटा ये 2 मीटर जितना नीचे आ गया, जो तुम्हारी लेंथ थी वो कितनी नीचे आ गई, 2 मीटर जितनी नीचे आ गई, तब तक के लिए तुम्हें ओमेगा चाहिए। तो अगर ये 2 मीटर आ गया तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पहले मान लो ये 2 मीटर यहाँ पे था, पहले वो 2 मीटर ऐसा था, ओके, और फिर जब रोटेट हुआ यहां से लेके यहां तक रोटेट हुआ तब 2 मीटर नीचे आया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। हाँ। ये समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ वो? जब मैंने इनिशियल पोजीशन पे देखोगे तो ये जो रोप 2 मीटर नीचे आई वो पहले इसके ऊपर ही थी, जैसे मैंने खींचना स्टार्ट किया इस पॉइंट को 2 मीटर जितना नीचे खींचा, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो व्हील है वो यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक रोटेट हुआ होगा। तो मैं जो ये आर्क लेंथ है उसको मैं 2 मीटर बोल सकता हूँ, आर्क लेंथ को, आर्क लेंथ को मैं 2 मीटर बोल सकता हूँ। ओके अगर आर्क लेंथ 2 मीटर है, जो एंगल कवर हुआ थीटा, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो 2 मीटर डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है 0.2, तो ये थीटा आएगा 2 मीटर डिवाइडेड बाय 0.2 विच इज इक्वल टू व्हाट 1/10, तो आ जाएगा 10 रेडियंस। समझ में आ रहा है ये? थीटा कैसे निकला समझ में आ गया? Yes. सबको समझ में आया? थीटा वही क्यों निकाला, बिकॉज हमको चाहिए कि ओमेगा कितनी होगी, पहले ओमेगा नॉट 0 है, तो ओमेगा मैं कैसे निकाल सकता हूँ, या तो मैं टाइम निकाल सकता था या तो फिर मैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा, राइट। दिस इज सेकेंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोल सकते हैं इसको, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as जैसा। ओके सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as लगा दिया, तो इसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि भाई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू अल्फा, जो कि 10 निकला, थीटा सॉरी थीटा मैंने लिखा 10, अल्फा है 12.5, तो ये आ जाएगा 250। 250 क्या आया, ओमेगा स्क्वायर आया, तो ओमेगा आ गया √250, या फिर ओमेगा निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए थी जो कि थी ओमेगा स्क्वायर के इक्वली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर का यूज कर लूंगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ mr²/2 20 kg
0.2 into 0.2 this whole divided by 2, तो ये आ जाएगा 10, कितना आएगा 0.2 0.2 into 0.4 0.4 आ जाएगा, Yes. आया ना? ओके, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 0.4, ओमेगा स्क्वायर आ गया 250। ओके, तो ये आ जाएगा 0.2 मतलब 2 into 25 बचेगा विच इज इक्वल्स टू 50 जूल। काइनेटिक एनर्जी आ गई 50 Yes, जूल। sir. आ रहा है Yes, समझ में sir. बेटा? ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है कंपेयर द आंसर इन पार्ट बी एंड सी। तो पार्ट बी में भी 50 जूल आया था, पार्ट सी में भी 50 जूल आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने वर्क किया, इसको इस फोर्स जो लगा रहे थे, उस फोर्स ने जो वर्क किया उसी की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, हाँ या ना? हाँ। 50 जूल वर्क किया था खींचने के लिए और उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। इसका मतलब ऐसा है कि फ्रिक्शन विक्शन यहाँ पे कहीं पे नहीं लग रहा है, वर्क कहीं पे भी लॉस नहीं हो रहा है, तो जितना वर्क है वो कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। आया समझ में? Yes. कोई डाउट? 7.15 बेटा बाकी लोग क्या सो रहे हैं? बाकी Sir. लोग का भी आंसर Yes, sir. बोलना है। हाँ बोलो। क्लियर। यस, ओके ओके, बोलो बेटा, किसी ने कुछ डाउट पूछा? सर ये जूल में कैसे आएगा लास्ट जो अभी कराया आपने? कौन सा? ये इसकी बात हाँ, कर रहे सर। 50 जूल? यस सर। मतलब यूनिट समझ में नहीं आए तुम्हें? यूनिट समझ में हाँ नहीं सर, आए? यूनिट्स नहीं समझ में आ रहे। ओके, कोई बात नहीं। वैसे तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर जूल में ही आता है पहली बात, बट फिर भी हम लोग इसके यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वही फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। हाफ का कोई यूनिट नहीं, ओके मैं यहाँ पे यूनिट का लिख रहा हूँ, तो यूनिट कुछ हाफ का नहीं है। आई का क्या होता है यूनिट? आई होता है एम इंटू आर स्क्वायर, मतलब केजी मीटर स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? रेडियन स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा रेडियन को डायमेंशनली कोई यूनिट नहीं है इसका, रेडियन का डायमेंशन कुछ भी नहीं है, तो फाइनली तुम्हारा डायमेंशन क्या बनेगा? केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, जो कि जूल आ जाता है। यही तो जूल होता है। यस सर, आ आया गया ना? समझ में। आ गया ना समझ में? ओके चलो, तो रेडियन डायमेंशन का कुछ नहीं होता। ओके, रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं है, और तुमने फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ओके, अब हेडिंग डाल दीजिए बेटा, आगे हेडिंग डालो। वर्क डन बाय अ टॉर्क, वर्क डन बाय अ टॉर्क। हेडिंग डाल दो जल्दी से, वर्क डन बाय टॉर्क। टॉर्क की वजह से जो वर्क डन होता है वो तुम्हें फाइंड करना है। तो बेटा फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो कितना होता है? फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो कितना होता है? Force into अगर displacement. काइनेटिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा और अच्छी तरह से बोलना है बेटा। मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट किया, इस पे कुछ फोर्स लग रहा था, force applied to okay? an object. और वो धीरे धीरे करते 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 यहाँ तक पहुंच रहा है। तो बेटा वर्क कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वर्क कितना हुआ? तो बोल सकते बेटा ये होता है Displacement along F dot direction. ds, of राइट? ये एक्चुअल में फाइनल वर्क डन होता है F dot ds। ये बेसिक फॉर्मूला है वर्क डन का। ओके, हम लोग इंटीग्रल में सोचेंगे कि भाई यहाँ पे जब था वहां से लेके छोटे से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ओके, जिस डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ छोटा सा, दैट इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, ये एक छोटा सा इंटीग्रल मिला, छोटा सा वर्क मिला, उसको मैं पहले से लेके लास्ट तक ले जाऊंगा, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा F डॉट ds। समझ में आ रहा है इतना? ये हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में पढ़ा था। कोई डाउट इसमें? F डॉट ds सबको याद आ रहा है? Yes, sir. चलो ओके, सो ये बेटा अगर फोर्स की वजह से वर्क डन होता है F डॉट ds, तो टॉर्क की वजह से वर्क डन कितना होगा? अगर वर्क डन बाय फोर्स होता है F डॉट ds, तो अगर मैं वैसा ही वर्क डन बाय टॉर्क निकालूं तो कितना होगा? टॉर्क डॉट डी Torque dot थीटा। d theta. एनालॉजी से निकाल लो। यस, एनालॉजी से निकालूंगा, टॉर्क डॉट डी थीटा ये होता है। तो यही बेसिकली हमको प्रूव करना है कि वर्क डन टॉर्क डॉट डी थीटा होता है, यही हमको प्रूव करना है। आया समझ में? yes. चलो तो प्रूव करते हैं इसका। सो लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं कंटिन्यूअस बॉडी मान रहा हूं पहले से ही। ओके, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, छोटा सा मास m है, dm जितना मास है, इस पे कुछ फोर्स लग रहा है।
या फिर इस पे नहीं समझ में आएगा तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग पहले एक सिंगल बॉडी के लिए डिराइव करते हैं, उसके बाद कंटिन्यूअस के लिए करेंगे। एक सिंगल बॉडी के लिए पहले डिराइव कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे कोई एक बॉडी है, ओके, वो कुछ इस पिवोटेड पॉइंट से रोटेशन कर रही है, इस पिवोटेड पॉइंट से ऐसा कुछ रोटेशन कर रही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है इतना? मैंने कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाया, लेट से मैंने कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में कुछ ये फोर्स लग रहा है, ओके। इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? इस तरफ हो रहा है। छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ अलोंग द टेंजेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ds, इसके बीच का एंगल क्या मैं बोल देता हूँ फाई। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये यहाँ तक मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ छोटा सा, इस डिस्प्लेसमेंट में कंसिडर कर रहा हूँ। आया समझ में? ये और भी छोटा है, मैं थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया, तो ये जो एंगल जिससे वो रोटेट हुआ, एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा डी थीटा। हाँ या ना? फोर्स लग रहा है इस तरफ, वापस ध्यान से देखो, फोर्स लग रहा है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, जो एंगल बन रहा है बिटवीन फोर्स एंड स्मॉल ds, दैट इज फाई, और उतने एंगल की वजह से, उतने डिस्प्लेसमेंट की वजह से उसका जो रोटेशन हुआ पिवोटेड पॉइंट से, उसको मैंने बोल दिया डी थीटा। आ रहा है समझ में? डायग्राम समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके, सो दिस डिस्टेंस इज r। अब चलो वर्क डन मैं निकालता हूँ, वर्क डन बाय फोर्स, इस फोर्स ने जो वर्क डन किया वो क्या हो जाएगा? एक छोटा सा मैं dw लिख लेता हूँ, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट बहुत ही स्मॉल है, उसका फिर बाद में इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका हो जाएगा f डॉट ds। हाँ या ना? वर्क डन हो जाएगा f डॉट ds। ओके, अब बेटा तुम्हें सबको पता है कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है फाई, तो मैं क्या लिखूंगा इधर? f मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा? ds cos theta। मल्टीप्लाई बाय cos फाई। आ रहा है समझ में? कोई डाउट इसमें? cos फाई समझ में आया? ओके, तो चलो अब बेटा अगर ये cos फाई की अगर हम बात करें, cos फाई को अगर ध्यान से देखोगे तो cos फाई का मतलब अगर ये फोर्स है, ये ds है, इसका अंदर एंगल फाई बन रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ जो cos फाई है वो बेसिकली इस फोर्स का इसके अलोंग का कंपोनेंट है। इस फोर्स को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँ तो एक छोटा सा पार्ट इधर बनेगा और एक बड़ा सा पार्ट इधर बनेगा। हाँ या ना? इस फोर्स को मैं ds के पैरेलल और ds से परपेंडिकुलर दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, आवाज आ रही है? Yes, sir. तो जो मैं ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, तो एक छोटा सा जो पार्ट बनेगा वो आएगा कितना? इसकी वैल्यू होगी f cos फाई। So less than 1 minute. f लेस देन 1 मिनट है, वापस ज्वाइन कर लो, टाइम हो गया। ज्वाइन कर लो यहाँ। क्या 12:40 से हमारी हो गया? क्लास है कोई बात दूसरी। नहीं, कितने बजे से है? 12:40। हाँ तो अभी बहुत टाइम है, चलो वापस ज्वाइन कर लो जल्दी से, थोड़ी देर के लिए ज्वाइन कर लो जल्दी से वापस।